मैं घर पर अकेली थी तो नंदोई ने मुझे रात को। मेरा नाम सानिया है, मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक जवान सुंदर विवाहित महिला हूँ। मेरा फिगर गजब का है, जो भी देखता है वह मेरी ओर देखता ही रह जाता है। और मेरा रंग दूध की तरह साफ है। मेरा जिस्म बिल्कुल कार्यकारी की तरह से संगमरमर की मूर्ति की तरह है। मेरी शादी हुए 3 साल हो गए हैं और मेरी एक बेटी है और अब वह 9 माह की है। जब वह 3 माह की थी तब मेरे पति का तबादला विदेश में हो गया था। क्योंकि उनका क्षेत्र इंटरनेशनल था, इसलिए वे फैमिली को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर साल 1 माह के लिए भारत आने की इजाज़त थी। विदेश जाना उनकी मजबूरी थी, इसलिए मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़कर गए थे। हम अकेले ना रहें, इसलिए मेरे पति ने मेरे नंदोई यानी कि मेरी नंद के पति को हमारे पास रहने के लिए गांव से शहर बुला लिया था। मेरे नंदोई जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 30 साल की थी। वे बहुत हैंडसम और गठीले बदन के थे। कोई भी लड़की अगर उन्हें देखती तो दीवानी हो जाती। मेरी नंद भी बहुत खूबसूरत थी। उनको मरे हुए 1 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक नंदोई जी ने दूसरी शादी नहीं किया था। नंदोई जी काफ़ी पैसे वाले घर से थे। बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी। वह नौकरी नहीं करते थे, बल्कि अपनी संपत्ति की देखभाल करते थे और ब्याज में सबको पैसे बांटने का काम करते थे। जब मैंने शादी से पहले पहली बार अपने नंदोई को देखा था, तभी से मैं उनकी दीवानी हो गई थी। मुझे लगा था कि यही मेरे होने वाले पति हैं, लेकिन शादी के दिन पता चला कि यह तो मेरे पति के जीजा हैं। पति के जाने के बाद पिछले 7 माह से वे हमारे साथ ही रह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना पहनावा भी शहरवासियों के जैसा था, इसलिए मेरे साथ घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए थे। घर के काम और बेटी की देखभाल में भी मेरा हाथ बटाते थे। मुझे और मेरे पति को वो सब करना बहुत पसंद है और अब मेरे पति को अमेरिका गए हुए लगभग 7 माह हो चुका है। पहले 2 माह तक मुझे एक बार भी क्रिकेट खेलने को नहीं मिला, इसलिए मैं इतनी बेचैन रहती थी और सारा दिन तड़पती रहती थी, पर कोई भरोसे का नज़र नहीं आता था। लेकिन आज मुझे अचानक ही एक ऐसा अवसर मिला जिससे मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली और वह मेरी अभी तक जारी है। ये उस दिन की बात है जब मैं घर की सफाई का काम करते करते नंदोई जी के कमरे में गई थी। मैंने पाया कि वो कमरे में नहीं थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो गए कहाँ होंगे, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नज़र आई। मैं जिज्ञासावश उठी और देखने चली गई। वहाँ मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा खुला है और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद नंदोई जी की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी तकलीफ़ में हैं। मैं घबराहट से जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वो अपने औजार की बड़ी तसल्ली से मालिश कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने आप को संभालती, तभी मैंने देखा कि नंदोई जी ज़ोर ज़ोर से सुस्कियाँ ले रहे थे। यह सब देखकर मेरी ज़ोर ज़ोर से लंबी लंबी सांस निकलने लगी, जिसे सुनकर नंदोई जी ने पलट कर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर मैं डर गई और बिना आवाज़ किए वहाँ से भाग गई। इस घटना के 2 घंटे बाद मैं तो उनके सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना बनाने के समय बेटी तंग कर रही थी तो मुझे मजबूर होकर उन्हें उसको देने के लिए जाना पड़ा। तो बिल्कुल वो नॉर्मल तरीके से पेश आए। तब से मेरी जान में जान आई और मैं भी उनके सामने आने जाने लगी। तब सामान्य तरीके से व्यवहार करने लगी। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन भी मैं उस नज़ारे के बारे में सोचती रही। अगले दिन रात को सोने के समय मेरी बेटी बहुत रोने लगी। जब वह चुप नहीं हुई तो मैं उसे नंदोई जी के कमरे में लेकर गई और नंदोई जी से चुप कराने का आग्रह किया। नंदोई जी ने गोद में लिया और मुझे तेल लगाने को कहा। मैंने उन्हें लाकर दिया,
तो उन्होंने मेरी बेटी के पेट में तेल मलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बेटी चुप हो गई और उनकी गोदी में सो गई। मैं उसको उनके पास छोड़कर अपने कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में एक योजना आई, अगर मैं अपनी एक झलक दिखला दूं तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े चेंज करके मैंने लाल रंग का पारदर्शी नाइट सूट गाउन पहना और फिर बेटी को नंदोई जी के कमरे में लाने के लिए गई। जब उन्होंने मुझे उन कपड़ों में देखा तो एकटक देखते ही रहे थे। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। जब मैं नंदोई जी से बेटी लेने के लिए हाथ बढ़ाई तो वो एकदम स्थिर हो गए। मैंने कहा, नंदोई जी, ये सो गई है, लाइए मैं इसको बिस्तर पर सुला दूँ। तब उन्होंने कहा, ये अभी अभी सोई है, कच्ची नींद में है, इसलिए इसे अभी यहीं रहने दो। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने बेटी को दूध नहीं पिलाया। मैं उठी और नंदोई जी के कमरे में गई तो पाया कि वो भी सो गए हैं। तब मेरे मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ, क्योंकि बेटी भी इसी कमरे में सोई है। और मैं भी उनके पास वाले बेड पर लेट गई, बेटी को अपने पास खींचा और इतने में नंदोई जी ने नींद में ही करवट बदला और सीधे होकर सोने लगे। मेरी बेटी का पेट भर चुका था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बच्चे को अपने से अलग करके सुला दिया और वहीं बैठकर नंदोई जी को निहारती रही। मैंने महसूस किया कि मैं क्रिकेट खेलकर ज़िंदगी का मज़ा चाहती हूँ। मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ, अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। उसके लिए अब मुझे मेरे पति की गैर हाज़िरी में भरोसे का और पूर्ण संतुष्ट करने वाला पुरुष मिल चुका है। अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अपनी सारी शर्म और हया छोड़कर मैं नंदोई जी के पास जाकर बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद नंदोई जी हिलने लगे। मुझे लगा कि उनका हाथ मेरे सिर पर आ गया है और नंदोई जी जाग गए हैं। उनकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मेरी हालत पतली हो गई थी, मेरी सांस उखड़ रही थी, फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब 1 घंटे बाद नंदोई जी का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे मेरी केंद्र सरकार में आ गया। उनकी हरकत से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। मुझे भी बस मज़ा आना शुरू ही हुआ था कि नंदोई जी उठकर बैठ गए और उनकी नींद खुल गई थी। उन्होंने मुझे झटके के साथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर लाइट जलाई और वह कच्चे होकर मुझे देखने लगे। मैंने जवाब दिया, नंदोई जी, मैं तो वही कर रही थी जो आप चाहते थे। नंदोई जी बोले, मैंने ऐसा करने को कब कहा? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और माफ़ कर देना चाहिए था। नंदोई जी, फिर मैं बोली, मैंने आज तक आपका कोई भी आदेश का इशारा नहीं डाला, तो इस बार कैसे मना करती? मैंने उत्तर दिया, अरे मैं तो नींद में और सपने में था, जिससे यह सब तुम्हारी नंद कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। मैंने कहा, नंदोई जी, तो क्या हो गया? अगर मैं इशारे को आपका आदेश समझकर आपकी सेवा भी कर दी तो आपका सपना और मेरा कर्तव्य दोनों पूरा हो गया। अरे तू बात क्यों नहीं समझ रही है? मैं नादान बनती हुई बोली। इससे पहले कि बात ज़्यादा बिगड़े मैं उठकर खड़ी हो गई। उन्हें आगे कुछ बोलने का मौका दिए बिना मैं उनके पैरों को पकड़कर नीचे बैठ गई। तभी उन्होंने मुझे उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। उनकी गर्म सांसों से मैं भी गर्म हो रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ 4 घंटे तक लगातार क्रिकेट खेला। काफ़ी दिनों बाद मैं पूर्ण संतुष्ट हो गई थी। फिर यह खेल हमारा चलता ही रहता था। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।